एक पिता को नहीं देना पड़ेगा अपने बच्चों का गुजारा भत्ता अगर वो सिर्फ एक सबूत पेश कर देता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के अंदर बताया है। और एक मम्मी की अपील को क्या कर दिया जी, खारिज कर दिया कि अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए इस अपील को हम खारिज करते हैं। अब वो एक ऐसा क्या सबूत है कि पूरी अपील को ही खारिज कर दिया, वो भी एक मेंटेनेंस केस को। और ये जजमेंट अभी का है, 21 अप्रैल 2026 का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ हुआ क्या। यहाँ पे ये अपील जो है ये मम्मी ने लगाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने भी जो है मम्मी को मेंटेनेंस नहीं दिलवाया था, यानी कि बच्चों का मेंटेनेंस जो है पिता से नहीं दिलवाया था। हुआ क्या, देखो इस अपील में एक माँ है जो कि इस मुकदमे के तहत में फलाने आदेश को जो है कि उसने क्या दिया, चुनौती दी। फलाना आदेश कौन सा है, हाई कोर्ट का आदेश है, जिसमें जो उस मम्मी की जो याचिका थी वो हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी, उसको उसने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया कि उसकी एक बेटी है, प्रतिवादी पिता द्वारा भुगतान किए जाने वाले भरण पोषण के हकदार नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि पिता जो है उस बेटी का मेंटेनेंस नहीं देगा। भैया क्यों नहीं देगा, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फलानी कोर्ट ने क्या किया, आदेश के द्वारा लौटाया। संक्षेप में तथ्य यह है कि देखो यहां से मेन मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। अपीलकर्ता प्रतिवादी के घर में 3 वर्षों तक घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत थी, यानी कि जो ये लड़की है, ये जो मम्मी है, ये उस पति के घर के अंदर क्या थी, कोई कामकाज करने वाली कोई महिला थी। उसके बाद में उसने एक आरोप लगाया कि इसने मेरा क्या किया जी, इसने मेरे को शादी का झांसा देके इसने मेरे साथ में यौन संबंध बनाया। प्रतिवादी ने विवाह का झांसा देकर उसके साथ में यौन संबंध जो है स्थापित किए हैं। उसके बाद में फिर 2 मार्च 2016 को दोनों ने शादी कर ली। और देखो 2 मार्च 2016 को शादी हुई और 1 अप्रैल 2016 को अपीलकर्ता के घर में एक बच्चे का जन्म हो गया, तकरीबन 2 महीने के बाद में। अब 2 महीने के बाद ही बच्चा क्यों हो गया, क्योंकि आरोप ये था कि वो काम करने वाली कोई महिला थी, 3 साल से उस घर में काम कर रही थी और उसने उसके साथ में विवाह का झांसा देके क्या किया जी, यौन संबंध जो है स्थापित किए हैं। इसलिए भाई प्रेगनेंसी होगी और शादी हुई है बाद में और 1 अप्रैल 2016 को एक बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे के जन्म के बाद ही उनके बीच में क्या हो गया, मामला तनावपूर्ण हो गया, मामला बिगड़ गया और परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 2016 को, 14 जुलाई यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तकरीबन जो है 3.5 महीने के बाद ही घरेलू हिंसा के महिला यानी कि डीवी एक्ट के तहत में शिकायत दर्ज करवा दी उस महिला ने और प्रति माह 25,000 रुपये के अंतरिम भरण पोषण की मांग की गई। भाई 25,000 रुपये मेरे को जो है खर्चे पानी के लिए दिलवाया जाए। प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध अपील करता और उसके नाबालिग बच्चे के लिए सुरक्षा आदेश की मांग की गई और सतरी धन की वस्तुओं की अभिरक्षा अपील करता है वापस सौंपने का आदेश देने की मांग की गई। उक्त आवेदन के जवाब में प्रतिवादी ने प्रसन्नगत बच्चे के पृथक को स्थापित करने के लिए डीएनए प्रशिक्षण करवाने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। अब लड़की ने क्या लगा दिया डीवी केस में कि भाई मेरे को और मेरे बच्चे को भाई सुरक्षा भी प्रदान की जाए, क्या पता परिवार जो खतरा, और जो मेरा स्त्री धन है वही मेरे को वापस दिया जाए। और लड़के ने क्या एप्लीकेशन लगा दी कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए बच्चे का कि बच्चा मेरा है या फिर नहीं है। साथ ही उसने प्रार्थना की कि इस घरेलू हिंसा के आरोपों को क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। ये इन्होंने रिप्लाई दिया डीवी केस का। अब आगे देखो, रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने प्रतिवादी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रिकॉर्ड से क्या प्राप्त होता है, निचली अदालत ने प्रतिवादी कौन था, पति, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसकी प्रार्थना क्या थी, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए और डीएनए प्रशिक्षण का निर्देश दिया। इसकी रिपोर्ट 8 मई 2017 को आई। इसमें दर्ज है कि प्रतिवादी अपील करता है बच्चे का जैविक पिता नहीं है। वो जो बच्चा था 1 अप्रैल 2 अप्रैल को जिसका जन्म हुआ वो उस पिता का बच्चा नहीं था, ये डीएनए रिपोर्ट कह रही है। साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हो कि उसने अपनी आय का स्रोत छुपाया है, पत्नी ने भी अपनी आय का स्रोत छुपाया और निचली अदालत ने अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन खारिज कर दिया। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने कह दिया भाई ये बच्चे का मेंटेनेंस क्यों देगा जब बच्चा इसका है ही नहीं। डीएनए रिपोर्ट बता रही है बच्चा इसका नहीं, तो बच्चे का मेंटेनेंस नहीं देगा। और पत्नी ने, अब जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ, मेंटेनेंस केस के अंदर है ना, कोई भी लड़की अगर मेंटेनेंस केस लगा रही है तो पहले उसको अपना एफिडेविट देना पड़ता है खुद की इनकम के बारे में कि उसकी क्या इनकम है। और अगर वो इनकम वो झूठी बताती है या वो गलत बताती है तो उस केस में जो है वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, उसने अपनी खुद की आय छुपाई थी, इसलिए कोर्ट ने क्या कर दिया, उसके मेंटेनेंस के पिटीशन को ही खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की गई पर्सन अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में दर्ज किया कि बच्चे के भरण पोषण की प्रार्थना अब रेलेवेंट नहीं है। और कोर्ट ने कह दिया कि आप इस बच्चे से रिलेटेड अगर आप इससे मेंटेनेंस ले रहे हैं ना, तो ये इस केस में रेलेवेंसी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बच्चा इसका नहीं है। जब बच्चा उस पिता का नहीं है तो आप उस बच्चे के लिए इस पिता से मेंटेनेंस आप नहीं ले सकते हो। आय का स्रोत छुपाने के पहलू पर न्यायालय निचली अदालत के सहमत था और इस प्रकार अपील खारिज कर दिया। यानी कि हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना कि भाई ट्रायल कोर्ट सही था, जो बच्चा जिसका है ही नहीं वो मेंटेनेंस उसका देगा क्यों, तो हाई कोर्ट ने भी
पिटिशन खारिज कर दी। अब ये मैम कहाँ गए, ये आ गए जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस मामले को देखा है, और देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, मेंटेनेंस केस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ। अगर आप भी मेंटेनेंस केस में उलझे हुए ना, ये देखो, मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, एक गौतम कुंड वाली ये सुप्रीम वेस्ट ऑफ बंगाल एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, नंदलाल वाली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, एक ये दीपाविता वाली रॉय वाली एक जजमेंट ये है, एक भवानी वाली जजमेंट ये है, एक ये नंदलाल वासुदेव वाली जजमेंट ये है, ये सुप्रीम कोर्ट की। एक ये अपर्णा वाली जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, एक ये कामती देवी वाली जजमेंट आ गई, एक ये सूर्यकांत वाली जजमेंट आ गई। ठीक है, इसके बाद में एक ये बडवाइड वाली जजमेंट आ गई, गौतम कुंड वाली जजमेंट आ गई, ये दोबारा यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, देखो ये इतनी जजमेंट जो बताई गई है ना, ये सब मेंटेनेंस केस से रिलेटेड है और बताती है कि बच्चे के लिए हम डीएनए टेस्ट कब करवा सकते हैं, कब नहीं करवा सकते हैं, और अपने फेवर में आता है तो कब मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कब नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप भी ऐसे केस से उलझे ना, तो ये जो अभी मैंने जजमेंट बताई है, इन सबको आप पढ़ लेना, अच्छे से रीड कर लेना। अगर आप एडवोकेट हैं तब भी, और अगर आप कोई सिविल सिटीजन है तब भी आप जो है इन जजमेंट को पढ़ लेना। ये आपको रिलीफ ही दिलवाएंगे, आपका नुकसान नहीं करेगी, और ज्ञान लेने में कोई नुकसान नहीं होता है। ज्ञान तो बटोर लो जितना बटोरा जाए। यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब देखो जो जजमेंट मैंने आपको बताई है ना, उन्हीं जजमेंट का यूज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया है। देखो कैसे, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामला अपर्णा वाली जो मैं जजमेंट आपको ऊपर बता रहा, मामले की प्रचलित स्थिति से भिन्न है, उससे अलग है, क्योंकि उस मामले में न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि डीएनए प्रशिक्षण कराना बच्चे के सर्वोत्तम हित में है या नहीं है। यानी कि एक एडवोकेट ने ये बात भी तो रखी होगी लड़की के एडवोकेट ने कि बच्चे का डीएनए नहीं करवाया जाना चाहिए था। तो ये किस में बताया, ये जजमेंट के अंदर बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जो आप दूसरे वकील को, लड़की के वकील को कह रहा है, जो आप ये जजमेंट रख रहे हो ना, ये इस मामले से अलग है। हाँ, वो जजमेंट अपनी जगह सही थी, इस मामले से अलग है, क्योंकि इस मामले में डीएनए प्रशिक्षण कराया जा चुका है, हो चुका है इसमें, और अपीलकर्ता ने इसके लिए सहमति दी थी। जब ट्रायल कोर्ट में जब बच्चे का डीएनए हुआ था, तो लड़की ने यानी कि मम्मी ने और उसके वकील ने, दोनों ने कंसेंट दिया था, हमें कोई आपत्ति नहीं है बच्चे का डीएनए करवाओ। लेकिन इस केस में कुछ अलग बातें थी। तभी मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह सही हैं, आप इनको पढ़ के देखना, बहुत अच्छा मजा भी आता है। इसके निष्कर्ष पर एक बार भी आपत्ति नहीं जताई, और दूसरे शब्दों में अंतिम रूप ले चुका है। बडवाइक वाली मामले में स्थिति इस मामले पर लागू होती है। अब देखो ऊपर हमने बडवाइक वाली जजमेंट देखी थी ना, वो सेम इसी केस के लिए बनी हुई है, यानी किसी केस के ऊपर लागू होती है। देखो कैसे आगे नंदलाल वासुदेव में, बडवाइक में इन्होंने कहा क्या है, देखो कि पत्नी के वकील द्वारा विरोध न करने के कारण इस न्यायालय ने सीरोलॉजिकल प्रशिक्षण कराने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अपीलकर्ता पति नाबालिग बच्चे का जैविक पिता नहीं है। यानी कि अगर पत्नी ने सहमति दी है या उसके वकील ने सहमति दी है, अगर वकील ने सहमति दी तो यही माना जाएगा कि उसके क्लाइंट ने ही उस सहमति को दिया है। सहमति, यहाँ क्लाइंट कौन है, मम्मी। तो फिर बच्चे का डीएनए जब हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट आने के बाद वो सबूत बन जाएगा। प्रतिवादी पत्नी के अनुरोध पर पुनः परीक्षण का आदेश दिया गया, जिसमें भी वही परिणाम सामने आया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के प्रपोजल में संबंध में दलील केवल इस न्यायालय के निर्देश पर डीएनए प्रशिक्षण किए जाने और रिपोर्ट लाने के बाद भी उठाई गई थी। इस न्यायालय ने माना कि जब न्यायालय के निर्देश पर किए गए डीएनए प्रशिक्षण की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और बच्चे की वैधता के निर्णायक परिणाम की धारणा के विपरीत है, तो डीएनए प्रशिक्षण रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब अब एक बार जब डीएनए आ चुका है, हाँ, अगर पहले एप्लीकेशन आती कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या डीएनए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट विचार करता आदेश देने के लिए। लेकिन यहाँ डीएनए हो चुका है और डीएनए की रिपोर्ट एक सबूत होती है, और अब सुप्रीम कोर्ट उस सबूत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, जो क्या बता रहा है कि वो बच्चा उस पिता का है ही नहीं। उक्त मामला प्रतिवादी मामले में सहायक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि उक्त मामले में न्यायालय के सामने ऐसी स्थिति जिसमें डीएनए प्रशिक्षण वास्तव में उपलब्ध थी, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत बच्चे की वैधता के निर्णायक परिणाम की धारणा के विपरीत है। उपरोक्त चर्चा और विशेष रूप से बडवाइक मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देखो बडवाइक वाली जजमेंट आ गई ना, यानी कि बडवाइक की जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनी बेटी को भरण पोषण देने से इनकार करने से अपीलकर्ता की कोई गलती नहीं बता सकती है। यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो जेन्युइन फैसला है, अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए इसको हम खारिज करते हैं। अपील किसने लगाई थी, मम्मी ने लगाई थी, तो मम्मी की अपील क्या होगी, खारिज हो गई। और किसके फैसले को बहाल कर दिया, हाई कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं पाई गई है। अब ये बडवाइक वाली जजमेंट पे अगर मैं आपको देखो दोबारा दिखाऊँ ना, मैं तभी आपको कह रहा था
देखो बड़वाइक में उपरोक्त मामले में, देखो इसके बाद बड़वाइक वाले में, ये सारा यहाँ पे जजमेंट का बताया गया है। तभी मैं कह रहा हूँ इनको आप पढ़ लेना, ये आपके ही काम आएगा, आपके केस से रिलेटेड काम आएगा। मैंने तो पढ़ रखा तब मेरे को पता है। देखो ये यहाँ पे नंदलाल वासुदेव बड़वाइक, इस मामले के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं जी, यानी कि ये गाइडलाइन दी गई थी और एडवोकेट साहब ने इसी गाइडलाइन का यूज इस केस के अंदर किया है। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सिर्फ एक ही एविडेंस था कि वो बच्चा उस पिता का नहीं है, और इसी एविडेंस के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने, तीनों ने एक ही फैसला लिया कि भाई ये जो बच्चा है ये मेंटेनेंस का हकदार नहीं है उस पिता से। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये अब ये जजमेंट देख लो आप कौन सी है, ये लो, ये केस नंबर है। आप इसको डाउनलोड वगैरह करके अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू।